बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एच के इंस्ट्रक्टर और हम 10th क्लास बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर जो है वो है हमारे पास होम्योस्टैसिस। ठीक है, सेकंड चैप्टर है हमारे पास होम्योस्टैसिस। हमने इसके बारे में डिस्कस करना है। सबसे पहले होम्योस्टैसिस क्या होता है। होम्योस्टैसिस को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंज इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस इंटरनल बॉडी कंडीशंस को इक्विलिब्रियम के ऊपर मेंटेन करना क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। जबकि बैरूनी इन्वायरमेंट जो है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो है, उसके अंदर चेंजेस वाक़ई हो रही होती हैं, तब बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, उसको एतदाल में रखना, उसके अंदर चेंजेस वाक़ई ना होने देना क्या कहलाता है, होम्योस्टैसिस कहलाता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें, हम कहते हैं होम्योस्टैसिस की जो पहली एग्जांपल है वो है ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। कोर टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ 37। अगर इंसानी जिस्म के दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर, डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द एक्सटर्नल सराउंडिंग एयर। जबकि बैरूनी जो हवा है उसका दर्जा हरारत तब्दील होता रहता है, चेंज होता रहता है, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन रहता है, कांस्टेंट रहता है 37। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कोई खुराक खा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई ग्लूकोज जो है ना, हमने कोई फैट्स वगैरह या कार्बोहाइड्रेट्स हमने खा लिए। कार्बोहाइड्रेट्स खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल यकदम बढ़ नहीं जाता, एक ही वक्त में इंक्रीज़ नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि जब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने से हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज बनता है, वो ग्लूकोज हमारी बॉडी एक ही टाइम में यूटिलाइज़ नहीं करने लग जाती, जो कि जाके हमारी बॉडी के फ्लूइड यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दे। ठीक है, हमारी बॉडी मेंटेन करती है जितना हमारी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है, हमारी बॉडी उतना ही कार्बोहाइड्रेट्स की डिकम्पोजिशन करके ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करती है और रिमेनिंग को स्टोर्ड फॉर्म में स्टोर रखती है। ठीक है ना जी। ये सारा होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम होम्योस्टैसिस के हमने अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को कैसे इक्विलिब्रियम पे रखना है। बॉडी सेल्स नीड कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द एंजाइम। हमारा जिस्म जो है, या जानदारों का जो जिस्म है, वो कांस्टेंट इंटरनल कंडीशंस को रिक्वायर्ड करता है, उसको ज़रूरत होती है, या वो मेंटेन करता है, इंटरनल कंडीशंस को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है, ताकि जो फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर होने वाले एंजाइम्स के थ्रू या दूसरे जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो प्रॉपरली क्या होते रहें, वर्क करते रहें, अपना काम करते रहें। होम्योस्टैसिस में कुछ प्रोसेसेस को भी हम डिस्कस करते हैं। हम उनके बारे में अगर देखें तो हम कहते हैं देयर आर डिफरेंट प्रोसेसेस इन द होम्योस्टैसिस। पहला जो है हमारे पास वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मींस होता है मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। जिस्म के अंदर मौजूद जो फ्लूइड है उसको मेंटेन करना, उसको एतदाल में रखना, यानी कि जो लिक्विड है उसके अंदर मौजूद साल्ट्स की कंसंट्रेशन को क्या करना, मेंटेन करना, वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, एतदाल में रखना, ज़्यादा ब्लड के अंदर वाटर ना चला जाए या साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा ना चली जाए, या जो हमारे टिश्यू फ्लूइड हैं उनके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर या साल्ट्स ना चले जाएं, इस चीज़ को मेंटेन करने का काम भी हमारी बॉडी करती है। और फ्लूइड थिंग्स को बॉडी के अंदर मेंटेन करना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन इज़ मेंटेन्ड बाय द डिफ्यूजन एंड द ऑस्मोसिस विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल। जिस्म के अंदर जो बॉडी फ्लूइड जो होता है उसको मेंटेन करने का काम दो प्रोसेसेस के थ्रू होता है। एक हमारे पास होता है डिफ्यूजन का प्रोसेस और दूसरा होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास डिफ्यूजन और दूसरा होता है, हम कहते हैं वो क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है। इन दो प्रोसेसेस के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है,
फ्लूइड की कंसंट्रेशन मेंटेन की जाती है। डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के ज़रिए पानी या साल्ट्स बॉडी के अंदर भी जाते हैं, बॉडी से बाहर भी जाते हैं, डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, पानी की कमी है इनसाइड द बॉडी तो पानी डिफ्यूजन के ज़रिए अंदर जाएगा, अगर पानी की ज़्यादती है तो क्या होगा, वो फिर बॉडी से बाहर जाएगा। ये दो प्रोसेसेस बॉडी के अंदर मौजूद फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं ना। अगला होता है हमारे पास होम्योस्टैसिस का जो प्रोसेस है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्म मीन हीट होता है और रेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस। द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। किसी भी जानदार के जिस्म के अंदरूनी दर्जा हरारत को मेंटेन रखना, एतदाल में रखना क्या कहलाता है, थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। एज़ यू नो दैट 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि एंजाइम्स वाले चैप्टर में एंजाइम्स वर्क ऑन एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एक ख़ास पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है एंजाइम्स का जिसके ऊपर वो प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं, प्रॉपर वर्क कर पाते हैं, अपने केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म कर पाते हैं। अगर ज़रा भी टेम्परेचर उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर से बढ़ा या कम हुआ तो एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, डी नेचर हो जाता है और एंजाइम्स की जो फंक्शनिंग है वो क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। ठीक है, enzymes of the body work at a particular temperature. Any change in the temperature affect the functioning of the enzyme. थोड़ी सी भी चेंज, किसी भी किस्म की भी तब्दीली अगर एंजाइम के फंक्शंस के टेम्परेचर के अंदर आएगी तो एंजाइम के फंक्शंस के ऊपर क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम कहते हैं होम्योस्टैसिस का जो अगला प्रोसेस है वो है एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है जिस्म से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना excretion कहलाता है। Excretion is a process in which metabolic waste materials are eliminated from the body to maintain the internal conditions at equilibrium. एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी या दूसरे जानदारों की बॉडी के अंदर पैदा होने वाले वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पैदा हो रही होती है, पौधे वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रिएशन कर रहे हैं। इसी तरह से रेस्पिरेशन के अमल के दौरान हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही होती है, वो हमारे लिए एक्सेसिव है, वेस्ट मटेरियल है, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, क्या करते हैं हम उसको बाहर निकालते हैं जिस्म से, ताकि क्या हो, हमारी बॉडी का इंटरनल जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन रहे। ये एक्सक्रिएशन है। ठीक है, इसी के अंदर हमने एक टर्म मेटाबॉलिक वेस्ट के बारे में बात की है। तो आपसे जो है ना पूछा जा सकता है कि मेटाबॉलिज्म क्या है, तो आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा था। मेटाबॉलिज्म तमाम किस्म के केमिकल रिएक्शन जो किसी जानदार के जिस्म में हो रहे हैं वो कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की दो अक़साम होती हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है और कैटाबॉलिज्म में ब्रेक डाउन होती है। एनाबॉलिज्म में क्या होती है, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, सिंथेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जो कैटाबॉलिज्म है इसमें क्या होती है, ब्रेक डाउन। ठीक है, एनाबॉलिज्म में सिंथेसिस होती है और कैटाबॉलिज्म जो है इसमें ब्रेक डाउन होती है। इन दोनों प्रोसेसेस एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म को कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहते हैं और मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा होने वाले जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान पैदा होने वाले वेस्ट मटेरियल्स मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। कोई बात आपको समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।